नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एमए इकोनॉमिक्स इग्नू एमएसी। आज की इस क्लास से हम लोग अपना एमएसी 102 यानी कि माइक्रो एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, एग्जाम में आपके कुल मिला के 12 क्वेश्चंस आएंगे और आपको इन 12 में से जो क्वेश्चन अटेंड करने होंगे वो होंगे 7। ठीक है। अभी क्योंकि आपको पता है कि जून 24 में एग्जाम आने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। तो जो अननेसेसरी टॉपिक हैं और जो कुछ ज्यादा टेक्निकल टॉपिक हैं जिनमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, हम उनको नहीं करेंगे। ठीक है। बट मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि 12 में से 9 क्वेश्चंस, कम से कम 9 क्वेश्चंस एटलीस्ट जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें से 12 में से 9 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से 7 यानी कि 7 क्वेश्चन इजीली आप अटेंड कर पाओगे। ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा। देखिए, इग्नू ने क्या करा है, ये जो पूरा सिलेबस है हमारा एमईसी 102 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको 19 चैप्टर में डिवाइड करा है। कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको? टोटल 19 यानी कि 19 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है। अब इग्नू में चैप्टर की जगह इन्होंने यूनिट यूज करा है, यानी कुल मिला के आपको 19 यानी कि 19 यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है। इन्होंने इस 19 यूनिट्स को, 19 चैप्टर्स को डिवाइड करा है 7 ब्लॉक्स में। कितने ब्लॉक्स में? 7 ब्लॉक्स में। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अपने ब्लॉक 1 से। ठीक है। ब्लॉक का नाम है, आप स्क्रीन पर देख लो, ब्लॉक का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ब्लॉक 1 में कुल मिला के आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट का नाम है द क्लासिकल अप्रोच। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स इग्नू से मिली है उसको आप निकाल लीजिए, लेके बैठ जाइएगा। और अगर किसी की बुक अभी नहीं आई है तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप eco.com से इन बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जब आप यूनिट 1 देखोगे तो यूनिट 1 में जो सबसे पहली चीज आपकी बुक में है वो है, टॉपिक का नाम है 1.0 और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव में ये बताया गया है कि इस चैप्टर को क्यों क्यों पढ़ना है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। इसके बाद टॉपिक नंबर 1.1 में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब देखिए, जैसे आप बुक खोलोगे तो उसमें हर टॉपिक पे बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको वो चीजें पढ़नी है जो चीजें मैं आपको बताऊंगा। जो गैर जरूरी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, उन चीजों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन में 3 बातें आपको समझनी है। उन 3 बातों को छोड़कर आप जब बुक पढ़ोगे तो उसमें से बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। ठीक है। 1, 2, 3। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो कुल मिला के जो एमए इकोनॉमिक्स इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक जो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से हैं, नंबर 2 जो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से नहीं है। उसमें भी जो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से हैं उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। एक जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, एक जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो क्योंकि जो भी लोग इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से हैं उनको तो पता ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बट जो लोग इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से नहीं है उनको मोटे तौर पे एग्जैक्ट ये नहीं पता होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम लोग ये नहीं समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये स्कूल में ही आ जाता है, इसको ग्रेजुएशन में भी नहीं पूछा जाता है, तो मास्टर्स में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। बट लिटिल बिट मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाओ हमें सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। ठीक।
इसके बाद दूसरी चीज हमें पढ़नी है ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। तीसरी चीज हमें पढ़नी है डिबेट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वर्ड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो मैं आपसे कुछ बातें बताऊंगा और आपको ये महसूस करना है कि जब वो वर्ड आप सुनते हो तो आपको कैसा लगता है। पहली चीज है पेट्रोल की जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसको समझने के लिए जरा सा आप ये सोच के देखिए, जब आपको पता चलता है कि पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट होती है। यहाँ पे दो चीजें हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया यार, अब बाइक में पेट्रोल डलवाना है, कार में पेट्रोल डलवाना है, खर्चा बढ़ गया है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पेट्रोल से चलने वाला कोई व्हीकल नहीं है, तो उसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक, जिनको ये बात पता है कि हमारे पास बाइक या फिर कार नहीं है, हम पेट्रोल खरीदते तो नहीं है, पर पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से बाकी चीजों के प्राइस भी बढ़ते हैं। सब्जी महंगी हो जाएगी क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं हमारे पास तो पेट्रोल से चलने वाला कोई व्हीकल है नहीं, हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो सबकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीजों की प्राइसेस बढ़ेंगे। इस मार्कर का प्राइस भी बढ़ेगा, इस ब्लेजर का प्राइस, इस व्हाइट बोर्ड का प्राइस, सब चीजों का प्राइस बढ़ेगा। तो जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो हमारे दिमाग में जनरली, आप सोच के देखिएगा, मेरे दिमाग में तो फटाक से क्वेश्चन आता है यार महंगाई बढ़ेगी। अब इस केस में जो सैलरीड लोग हैं जिनकी फिक्स सैलरी है, एक आम आदमी, उसकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। पैसे उतने ही आने हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, सारी चीजें महंगी हो गई है। तो कुल मिला के जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे देश भारत में रहने वाले हर एक आम आदमी पर पड़ता है। पड़ता तो खास या अमीर आदमी पे भी है, बट क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है तो इन चीजों को अफोर्ड कर लेता है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसके लिए क्या है कि इसको डीए मिलेगा, जो इन्फ्लेशन है वो बीट हो जाता है। पर एक आम आदमी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है या जो छोटा मोटा अपना काम कर रहा है, उसकी लाइफ पे इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ये बात समझनी है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ने का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर आम आदमी की लाइफ पे सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है। देश में रहने वाले जितने लोग हैं सभी की लाइफ पे इंपैक्ट पड़ेगा। पड़ेगा मुकेश अंबानी पे भी, क्योंकि उसकी जो इतनी फैक्ट्रियां चल रही है ना, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी प्रोडक्शन की। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, वो भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट आम आदमी पे ही पड़ेगा, पड़ेगा मुकेश अंबानी पे भी, पर आम आदमी पे ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही मैंने कहा कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, और इसी तरह से मान लीजिए मैं बात करता हूं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, तो महंगाई की मार हर आदमी पे पड़ती है। तो दोनों ही चीज ऐसी हैं जिसका लेना देना किसी एक पर्टिकुलर आदमी से नहीं है, इसका लेना देना देश में रहने वाले जितनी भी पॉपुलेशन है सभी लोगों से है। इसके बाद मैं यहां पर बात करता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कोई ऐसा कंसर्न नहीं है जो मेरा कंसर्न है, जो आपका कंसर्न है। एम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान का कंसर्न है, क्योंकि घर चलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट जरूरी होता है, चाहे फिर वो नौकरी हो या फिर अपना बिजनेस हो। तो जब कभी हम लोग सुनते हैं कि हमारे देश में या किसी भी देश में, अपने देश की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है, छटनी हो रही है, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट भी सभी लोगों पे पड़ता है, पूरे देश पे पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट का कंसर्न डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हर एक आम आदमी से रिलेट करता है।
इसके बाद आप जो बैंक में एफडी जमा करते हो उस पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए स्मॉल आर का नोटेशन यूज करते हैं। तो मुझे कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है तो मैं स्मॉल आर का यूज करूंगा, ठीक है। अगर एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट भी पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा ये हम धीरे 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 आगे समझेंगे जैसे जैसे चीजें आएंगी। तो आपको मोटे तौर पे ये समझना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं जिन इकोनॉमिक वेरिएबल्स का रिलेशन पूरी कंट्री से है, जिनका इम्पैक्ट पूरी कंट्री पे पड़ता है। तो मैंने जैसे यहां पे लिखा इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जो लोग नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए वेरिएबल एक नया वर्ड है। तो देखिए पूरी इकोनॉमिक्स में आप जब भी जाओगे वेरिएबल बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। तो आप में से जो भी लोग नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं वो एक काम करिएगा, एक क्लास उनको देख लेनी है। हमारी एक प्लेलिस्ट है MEC 203 की, आप हमारे जब चैनल पे जाओगे MEC 203 की प्लेलिस्ट देखना। इसमें आपको कुछ वीडियो है, वीडियो देखनी है यूनिट 3 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आपको रिलेशन, फंक्शन, वेरिएबल्स, इन सभी चीजों की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। एक और बात, इकोनॉमिक्स को ठीक से समझने के लिए फंक्शन की बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक फंक्शन की बेसिक नॉलेज आपको नहीं होगी तो आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगी। ये प्लेलिस्ट आप सर्च कर लीजिएगा, वैसे मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो यहां से ही वीडियो देख लेना, आपको फंक्शन की बेसिक नॉलेज हो जाएगी, वेरिएबल की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिसका इंपैक्ट पूरे देश पे पड़ता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ऐसे ही वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, ऐसे वेरिएबल को डिस्कस करते हैं जिनका इंपैक्ट पूरे देश पे यानी पूरी कंट्री पे पड़ता है। तो जब आप आपकी बुक पढ़ोगे, व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, मैंने कोशिश करी है आपको बहुत ही एक आम भाषा में समझाने के लिए जिससे कि आप किसी को समझा पाओ, है ना। क्योंकि एग्जाम में तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछी जाएगी नहीं। दूसरी चीज, आप जब इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है ये 2022 में आया था, और इस में यहाँ पे तीन बातें आपको समझनी चाहिए। पहली चीज, एनर्जी क्राइसिस होता क्या है, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस क्या है, इसके कारण क्या है, ये क्यों हुआ, और इसके इम्पैक्ट क्या है, इसका आपके जीवन पे, मेरे जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए एनर्जी क्राइसिस का मतलब होता है, जैसे अगर हम बात करें क्या है, ठीक। तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का मतलब है जब पूरी दुनिया में एनर्जी जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो फ्यूल है हमारा जिससे पूरी दुनिया चलती है, उसकी जब कमी होने लगती है, मतलब शॉर्टेज होने लगती है, तो उसको हम ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बोलते हैं। और शॉर्टेज कहाँ हो रही है, शॉर्टेज पूरी दुनिया में ही हो रही है। तो ये क्लियर हो गया, ये चीज क्या है। दूसरी चीज है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है, शॉर्टेज क्यों हुई। तो शॉर्टेज के जो कारण है हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कुछ
इकोनॉमिक रीजंस होते हैं और कुछ आपके पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। दो रीजंस है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उनमें से मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। लेबर शॉर्टेज, अगर जहां पे जिस भी कंट्री में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए लेबर की शॉर्टेज हो जाती है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जब किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा या कम प्रोडक्शन होगा तो उस चीज की शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, कई बार पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एक देश के दूसरे देश से। कल को अगर हमारे, क्योंकि हम जो एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं हम रसिया, अमेरिका, कुछ और कंट्रीज से करते हैं। अगर हमारे कल को रसिया से डिस्प्यूट हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो हमें, हमारे लिए, हमारे देश में क्या होगा, हमें एनर्जी खरीदने में प्रॉब्लम होगी, जिससे हमारे देश में एनर्जी का क्राइसिस आ जाएगा, यानी एनर्जी की शॉर्टेज हो जाएगी। दो कारण है इसमें से। एक और कारण है, कई बार क्लाइमेट चेंज की वजह से भी एनर्जी की शॉर्टेज हो जाती है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है, CO2 इंक्रीज होता जा रहा है, तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्लाइमेट को नोटिस करती हैं, उनके बारे में डिसीजन लेती हैं। वो एक प्रेशर बनाती हैं कि ऐसी एनर्जी का प्रोडक्शन कम करा जाए जिनसे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी। ठीक। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पता ही है, रसिया यूक्रेन वॉर। ये सब चार कारण हैं अभी, क्योंकि हम जो 2022 के क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो रसिया यूक्रेन जो वॉर हुआ था वो आपको पता ही है कि जब किसी भी दो देशों के बीच में वॉर होता है तो उस टाइम पे पेट्रोल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि रसिया एनर्जी, पेट्रोल का एक बड़ा एक्सपोर्टर है और वो खुद युद्ध में यानी वॉर में फंसा हुआ है, तो इस टाइम वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं अननेसेसरी एक्सपोर्ट ना करूं। और अगर एक्सपोर्ट करूं, क्योंकि जब भी किसी देश के बीच में लड़ाई होती है तो पेट्रोल का एक्सपोर्ट जिसके पास भी होता है वो कम कर देता है, या फिर करेगा तो बहुत ज्यादा प्राइस पे करेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस क्या है, उसके कारण क्या है। अब बात करते हैं कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के इम्पैक्ट क्या है। ठीक है। देखिए, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का जो पहला इम्पैक्ट है वो, इस इम्पैक्ट को आपको दो अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। एक, जो कंट्री एनर्जी को एक्सपोर्ट कर रही हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और दूसरा, जो कंट्री इंपोर्ट कर रही हैं उन पे क्या इम्पैक्ट है। देखिए, जब किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है, फॉर एग्जांपल अब विंटर सीजन में आम खरीदने जाइए मार्केट में, आपको इजीली आम नहीं मिलेगा, शॉर्टेज है। मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। अब ऑफ सीजन कोई भी चीज खरीदोगे तो महंगी मिलती है, कारण क्या है, उस चीज की शॉर्टेज है। तो जब एनर्जी की शॉर्टेज होती है तो जो भी कंट्री एनर्जी का एक्सपोर्ट कर रही है उसके प्राइस बढ़ा देती है। ठीक है। प्राइस बढ़ने से क्या होता है, इन कंट्री में, क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है तो इनके यहाँ पे इनफ्लो यानी कि जो इनकम है, ऐसी कंट्री की इनकम इंक्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है, क्योंकि अब उनको महंगा पेट्रोल, महंगी एनर्जी खरीदनी पड़ेगी, तो इनका खर्चा यानी कि इनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अब कॉस्ट इंक्रीज होने से इन कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन कंट्रीज पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इन कंट्रीज में जो भी एनर्जी को इंपोर्ट कर रही है, खरीद रही है, वहां पे इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी। अब जब महंगाई बढ़ेगी तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। महंगाई को कंट्रोल करने की जो पॉलिसी बनती है उसको या तो गवर्नमेंट बनाती है या फिर कंट्री का सेंट्रल बैंक बनाता है। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
जब भी कंट्री में महंगाई होती है तो गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ठीक करे, ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई को ठीक करने के लिए क्या करेगा? महंगाई को ठीक करने के लिए रिजर्व बैंक के पास एक पॉलिसी होती है जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। अब ये आरबीआई का प्रिएम्बल है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का प्रिएम्बल है, मतलब सॉरी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का प्रिएम्बल है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कभी उसकी साइट पे विजिट करना, थोड़ा सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रिएम्बल है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी इन्फ्लेशन और महंगाई को कंट्रोल करना। अभी मैंने इस आरबीआई में जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके कुछ शॉर्ट्स भी बनाए थे। तो हमारे ना 2 चैनल हैं, आपको शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा। एक ये चैनल जो आप देख रहे हो एम इकोनॉमिक्स इग्नू MEEC, एक है eco.com। तो दोनों चैनल में डिफरेंस ये है कि इस चैनल पे तो हम सिर्फ एम इकोनॉमिक्स इग्नू के सिलेबस को ही पढ़ाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इग्नू के सिलेबस में नहीं है पर आगे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं, आगे हमारी लाइफ में काम आते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स हम लोग यानी eco.com वाले चैनल पे डालते हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब जो प्रिएम्बल है वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। ये हर देश का जो सेंट्रल बैंक है, क्योंकि ग्लोबल इशू है, तो हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि ग्लोबल इशू का जो भी कंट्रीज इंपोर्ट कर रही है एनर्जी का, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1-2 चीजें बता देता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी में। देखिए, एक तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, ठीक है। अगर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा ये समझते हैं। इसके कई इम्पैक्ट होंगे, उसमें से एक इम्पैक्ट ये होगा कि आप लोग अपने पैसे को बैंक में जमा करोगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब क्या है कि अब आपके दिमाग में फटाक से बत्ती जल गया, ब्याज ज्यादा मिल रहा है तो पैसे को घर में रखने को फायदा नहीं है, बैंक में रखो। जब आप बैंक में पैसा रखोगे तो खर्च करने के लिए आपके पास पैसा कम है, एफडी में जमा करा दिया। जब एफडी में पैसा चला जाता है ना, तो एक साइकोलॉजी होती है कि हम उसको तोड़ना नहीं चाहते छोटी मोटी जरूरतों के लिए। जब आपका पैसा एफडी में जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपके पास कैश तो कम हो गया, आप खर्चे कम करोगे, फालतू खर्चे नहीं करोगे, डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो ही महंगाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। दूसरा इंपैक्ट ये भी है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सभी चीजों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो लोग कार फाइनेंस कराने जा रहे थे, लोन पे कार लेने जा रहे थे, फ्लैट लेने जा रहे थे, उन सब चीजों की इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी। तो आज मुझे पता चला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और मैं प्लान कर रहा था कि मुझे कार फाइनेंस करानी है, तो मेरे दिमाग में ये बात आएगी यार अभी फाइनेंस नहीं कराते हैं क्योंकि इंस्टॉलमेंट ज्यादा जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, कुछ टाइम थोड़ा वेट करता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने देता हूँ। तो इसका मतलब है जो भी लोग फाइनेंस कराने जा रहे थे, लोन पे चीजें लेने जा रहे थे, उनमें से जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है वो तो लेंगे, पर जो लोग पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए वो कर देंगे। तो अल्टीमेटली डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो फिर महंगाई यानी इन्फ्लेशन कम होगा। इसके अलावा आरबीआई एक चीज और भी कर सकता है, दूसरी चीज, मनी की जो सप्लाई होती है, मनी की सप्लाई को सर्कुलेशन में कम कर देता है। मनी की सप्लाई को कर देगा कम। जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, हम चीजें कहां से खरीदेंगे। इसके लिए क्या करता है आरबीआई? इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, मैं एक का एग्जांपल दे रहा हूं। अब रिसेंटली कुछ टाइम पहले आरबीआई ने गोल्ड बॉन्ड इशू करे थे। गोल्ड बॉन्ड क्या था? अभी करंट टाइम पे जो गोल्ड का प्राइस है पर ग्राम, उसके हिसाब से आप आरबीआई से गोल्ड खरीदोगे, ठीक है। अब वो गोल्ड आप आरबीआई के पास जाओगे, उसको पैसा दोगे, उससे गोल्ड खरीदोगे, लेकिन वो गोल्ड आपको देगा नहीं। वो गोल्ड आरबीआई के पास ही रहेगा, फिजिकल फॉर्म में आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। आपको एक पेपर मिलेगा, एक रसीद मिलेगी जिसपे लिखा होगा कि आपने आरबीआई से गोल्ड खरीदा है, और वो गोल्ड सुरक्षित आरबीआई के पास ही रखा है। कभी आपके घर में चोरी हो जाए, जैसे हम बैंक के लॉकर में डाल देते हैं,
पर बैंक के लॉकर से निकाल सकते हैं, बट आरबीआई से आप नहीं निकालोगे। आपको उसके बदले में सिर्फ क्या मिलेगा, एक पैसा मिलेगा, एक सॉरी रिसिप्ट मिलेगी, प्रूफ, आप पैसे दे दोगे। अब होगा क्या, मान लीजिए कि 10 साल के बाद या 15 साल के बाद जब उस बॉन्ड का एक टाइम आता है, जब उसको वो बॉन्ड मैच्योर हो जाता है, तो 10 साल 15 साल के बाद अब गवर्नमेंट ने कहा ये बॉन्ड मैच्योर हो गया है या, तो आपको पैसा मिलेगा। पैसा कितना मिलेगा, आज आपने जो गोल्ड खरीदा है उसके हिसाब से दिया है, जो मार्केट में गोल्ड का प्राइस है। 10 साल बाद आपको आरबीआई उतना पैसा देगा उस टाइम जो गोल्ड का प्राइस होगा, उसको बोलते हैं गोल्ड बॉन्ड। इससे हुआ क्या, आरबीआई ने गोल्ड बॉन्ड इश्यू करे। अब देखो क्या होता है, अगर मैं मार्केट से गोल्ड खरीदने जाऊंगा ना, कम से कम 1 तोला खरीदूंगा, 60,000 रुपए का आएगा। अब उसमें भी चीज है कि 1 तोले का कोई बिस्कुट या कॉइन नहीं आता है, ज्वेलरी आएगी, उसमें मेकिंग चार्जेस होंगे, जितने का खरीदूंगा उतने का मार्केट में बिकेगा नहीं बाद में, क्योंकि मेकिंग चार्ज घट जाएगी, और 100% गोल्ड नहीं होता, उसका भी 10-15% का मुझे नुकसान हो जाएगा। अगर मैं आरबीआई से खरीदता हूं तो वो 100, पहली बात तो उसमें मुझे 60,000 रुपए नहीं लगाने, क्योंकि उसमें ना वो 1 ग्राम गोल्ड भी बेचते हैं, यानी 1 ग्राम 6,000 रुपए का, तो 6,000 रुपए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं 6,000 रुपए भी कर सकता हूँ, 12,000 रुपए भी कर सकता हूँ, 18,000 रुपए भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 6,000 रुपए का 1 ग्राम मान लेते हैं। दूसरी बात, मैं जितना करूंगा 100% वो उतना ही रहेगा। आज का मार्केट का जो प्राइस है, 10 साल बाद जब मुझे पैसे मिलेंगे तो 10 साल के मार्केट के प्राइस से मिल जाएंगे, तो मेरा कुछ कटा नहीं हो उसमें, क्योंकि वो 100% है, मेकिंग चार्जेस नहीं है। तो उससे क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों को जब ये पता चलता है, जो भी इन चीजों में इंटरेस्टेड है कि यार गोल्ड बॉन्ड निकाले हैं आरबीआई ने, तो ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। और गोल्ड का प्राइस भी क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ता है, तो मार्केट प्राइस पे ही बाद में हमको पैसे मिलने हैं, जो भी 10 साल बाद मार्केट प्राइस होगा, तो लोग अपना पैसा क्या करते हैं, आरबीआई में इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड बॉन्ड में। तो पब्लिक का पैसा कहाँ गया, आरबीआई में। तो पब्लिक के पास से तो पैसा कम हो गया, तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो गई। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। इस तरह से आरबीआई कई तरह के बॉन्ड निकालता है, जिससे पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है आरबीआई के पास। अब जब पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास पैसा कम है, कम पैसा है, तो डिमांड भी कम ही करेगी, तो इससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, और उसके जो कॉजेज हैं, उसके रीजन क्या है। अगली जो लास्ट चीज हमें इंट्रोडक्शन में पढ़नी है, वो ये है डिबेट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे 1930 में डिबेट स्टार्ट हुई। डिबेट क्यों स्टार्ट हुई ये समझते हैं। 1930 से पहले मोटा मोटा ये समझिए कि इकोनॉमिक्स लोगों का एक ग्रुप था, और उन लोगों के ग्रुप को हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे। उनकी जो थ्योरी थी, उनकी थ्योरी को चैलेंज कर दिया। किसने चैलेंज कर दिया, कीन्स ने चैलेंज कर दिया कि आपकी जो थ्योरी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी सही नहीं है। इन दोनों की थ्योरी के बीच में हो गया कॉन्फ्लिक्ट। अब वहां से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिबेट स्टार्ट हुआ। 1930 से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट, एज ए इकोनॉमिक्स बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता था, और ये माना ही नहीं जाता था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंट्री पे कोई इंपैक्ट पड़ता है, उसकी कुछ टूल्स पॉलिसी वगैरह होनी चाहिए, ये नहीं माना जाता था। लेकिन 1930 में कीन्स आए और उन्होंने कहा कि आप जो पुरानी थ्योरी बता रहे हो वो थ्योरी बेकार है, और उन्होंने जब पुरानी थ्योरी को बेकार बताया, यूजलेस बताया, क्यों बताया, कैसे बताया, हम आगे बढ़ेंगे। तो वहां से डिबेट स्टार्ट हो गई। तो 3 बातें थी इंट्रोडक्शन में जो आपको पढ़नी थी, ये तीनों बातें मैंने आपको समझा दी है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये 3 चीजें पढ़नी है बस इंट्रोडक्शन में। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1.2 पे। टॉपिक का नाम है वेरियस स्कूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थॉट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां देखो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस है 99%। पर जो क्वेश्चन आएगा वो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिस एक टॉपिक के अंदर ही कई सारे टॉपिक पूछ लिए जाएंगे, तो उसमें से वेरियस थॉट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये टॉपिक एग्जाम में आए या ना आए, ये टॉपिक आपका ऑन टिप्स होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के कौन कौन से थॉट हैं।
ये क्योंकि आगे जब आप चैप्टर्स पे जाओगे वहां कहीं भी लिखा आ जाएगा क्लासिकल इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, केन्शियन इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, न्यू केन्शियन। आप यार सब कंफ्यूज हो गए, ये क्या है, इसका क्या रिलेशन है, क्योंकि वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे आगे के चैप्टर्स में। वो खुद समझना है कि केन्स ने क्या कहा था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने क्या कहा था, न्यू क्लासिकल ने क्या कहा था। तो ये टॉपिक तो ऑन टिप्स आपके होना ही चाहिए। जब तक ये टिप्स पे नहीं होगा आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब ये टॉपिक जैसे अभी आप एमएससी 102 को डिस्कस कर रहे हो। पहले ये सब्जेक्ट का कोड था एमएससी 002। सिलेबस को थोड़ा अपडेट करा गया है। फर्स्ट चैप्टर पहले भी यही था, नाम यही था, अंदर का कंटेंट चेंज हो गया है। लेकिन अंदर का ये जो टॉपिक है वेरियस स्कूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थॉट, ये पहले भी था, अभी भी है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, तो आपको हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है एमईसी 002 की, उसमें एक वीडियो मिलेगी। वीडियो होगी यूनिट 1 क्लास 1, ये थंबनेल पहचान लेना आप, यूनिट 1 क्लास 1। उसमें ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। 32 मिनट की वो वीडियो है, आप उसको देख लेना। इसके बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 1.3 की, बेसिक फीचर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। देखो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये जो पूरी की पूरी यूनिट है, ये समर्पित है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को और उनको डेडिकेटेड है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये समझेंगे, ये समझने के बाद कि क्या क्या थॉट्स थे। अब उसमें से जो सबसे पहली थ्योरी है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की है। सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनके जो बेसिक फीचर्स है उनको हम लोग समझेंगे। टॉपिक 1.3 बेसिक फीचर्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अब जब आप बुक पढ़ोगे तो जितने भी चीजें हैं, पूरे टॉपिक को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। बुक में भी 3 पार्ट, 3 चीजें ही हैं, बट उन्होंने ना अलग से हेडिंग नहीं बनाई है, उन्होंने जस्ट एक पैराग्राफ दे दिया है, ठीक है। बट मैं जैसे नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा तो उसमें हेडिंग्स होंगी। तो मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट में अलग अलग हेडिंग में डाल दिया है, सारा वही जो आपकी बुक वाला है, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक हमें इसमें जो पढ़ना है वो है मर्केंटाइलिज्म। अब जो मर्केंटाइलिज्म, अब मर्केंटाइलिज्म क्या है? अब देखोगे ये वर्ड जो निकला है मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी। व्यापारी को क्या दिखता है? पैसा पैसा पैसा। तो इस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये लोग ये कहते हैं कि जो वेल्थ ऑफ नेशन है, यानी जो हमारे देश की वेल्थ है, वो गोल्ड और सिल्वर है। वो क्या है? गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि व्यापारी आदमी को बस सोना चांदी दिखता है, ठीक है। जैसे जेठालाल को सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता है ना, उस तरीके से, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन, अब ये लोग क्या कहते हैं, इनका मानना ये है कि कंट्री में एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट को प्रमोट करोगे तो उससे हमारे देश में पैसा आएगा, डॉलर आएगा, है ना, फॉरेन करेंसी आएगी। दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि जो इंपोर्ट है उसको डिस्करेज करना चाहिए, इंपोर्ट को कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंट्री में इंपोर्ट कम करोगे तो हमारे देश का पैसा बाहर कम जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कई सारी चीजें होती हैं, उनमें से एक है सब्सिडी। बाकी चीजें क्या होती हैं उसको आप सेकेंड ईयर में 107 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में पढ़ोगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा डिटेल में वहां पढ़ा जाएगा। इस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कम करने के लिए टैक्स लगा दिया जाता है। इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ बोलते हैं। तो व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ इज टैक्स ऑन इंपोर्ट। तो इंपोर्ट पे जब टैक्स लगेगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी इंपोर्ट की, सॉरी। तो ये थॉट था मर्केंटाइलिज्म का। अब इसके बाद मर्केंटाइलिज्म एंड क्लासिकल थ्योरी। तो जो क्लासिकल थ्योरी है वो बिल्कुल इसके अपोजिट थी, वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका मानना ये था कि जो आपकी वेल्थ ऑफ नेशन है, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन डिपेंड करता है
रियल वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स क्या होता है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपका नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा एमएससी 203 यूनिट 3 की। अब बात करते हैं रियल वेरिएबल्स क्या है। तो देखिए रियल वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। तो रियल वेरिएबल में से एक वेरिएबल होता है आउटपुट, ठीक है। इनका मानना ये है कि जो वेल्थ ऑफ नेशन है ना वो गोल्ड और सिल्वर नहीं है। गोल्ड और सिल्वर को खा थोड़ी सकते हो यार, गोल्ड सिल्वर से कोई जरूरत थोड़ी पूरी होती है, ये बात इनकी ठीक है। जैसे मेरा अगर पूरी दुनिया से कुछ ऐसा इमेजिन करके देखिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कल्पना है कि गोल्ड रातों रात गायब हो जाए, सिल्वर गायब हो जाए और डायमंड भी गायब हो जाए, हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। भाई खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, घर में फर्नीचर चाहिए, घर चाहिए, व्हीकल चाहिए। गोल्ड सिल्वर से कोई लेना देना थोड़ी है। गोल्ड सिल्वर के होने ना होने से जीवन चलना थोड़ी रुक जाएगा। जीवन चलना रुकेगा अगर आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बीमार होने पे इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जब जीवन रुकेगा। और ये सारी चीजें कहां से आएंगी? ये सारी चीजें आएंगी प्रोडक्शन से। तो आउटपुट का मतलब है कि हमारे देश में कितनी चीजों को बनाया जा रहा है, कितनी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर ये सारी चीजें ठीक ठाक मिलती रहेंगी तो ही यही वेल्थ ऑफ नेशन है। देखिए अमेरिका को जब हम बात करते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, सबसे रिच कंट्री है, उसके कई कारण है। मैं यहाँ पे इकोनॉमिक कारण के बारे में बात करूंगा, पॉलिटिकल कारण के बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके देश का आउटपुट सबसे ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर आउटपुट सबसे ज्यादा किसका है? पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो आउटपुट है वो किसका है? अमेरिका का है, इसलिए वो सबसे रिच है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं कि जैसे अभी आपको पता है 21st सेंचुरी चल रही है, इससे पहले 20 थी, 19 थी, 18 थी, और हमारे देश पे 11th सेंचुरी पे बाहर के आतंकवादियों का, आक्रांताओं का के अटैक्स हुए और उसके बाद हमारी कंट्री की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। लेकिन आपको पता है इससे पहले ही हमारा देश दुनिया को सबसे अमीर देश था। ये कोई मैं फेक बात नहीं बता रहा हूँ, एक फॉरेन ऑथर की बुक है, उसमें डिटेल में ये सारी चीजें समझाई गई है, डाटा भी दिया हुआ है। इस पे कभी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जो हमारे नए वाले चैनल eco.com पे डालूंगा, अभी तो नहीं बनाऊंगा, लगभग आपके जून के एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही बनाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। तो हमारा देश भी कभी दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था, कब? विदेशी आक्रांताओं से पहले, ठीक है। 11th सेंचुरी में हमारे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी जीडीपी थी उसका 20 सिर्फ भारत का था, यानी पूरी दुनिया की। जैसे आज तो हमारी जीडीपी 9.5% है वर्ल्ड जीडीपी की, लेकिन जैसे अमेरिका की आज सबसे ज्यादा है, तो उस टाइम पे भारत की जो जीडीपी थी, भारत का जो प्रोडक्शन था पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा था। और ये कोई इंडियन ऑथर नहीं कह रहा है कि चलो झूठ बोल दिया, ये फॉरेन ऑथर कह रहा है, उसने पूरे वर्ल्ड का डाटा दिया है उस बुक के अंदर, जिस पे डिटेल वीडियो में आने वाले टाइम पे बनाऊंगा, ठीक है। तो ये बात ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन आउटपुट पे डिपेंड करता है, गोल्ड और सिल्वर पे डिपेंड नहीं करता, ये बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इनका मानना ये है कि इनके हिसाब से जो मनी है, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग मनी कुछ नहीं है, ये मनी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। इनका कहना ये है कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं मार्कर है मेरे पास, एक चीज है, कमोडिटी है, इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि मैं इससे लिख रहा हूं। ब्लेजर का यूज है कि मैं इसको ठंड में पहनूंगा, ठीक है। इसी तरह से हर चीज का अपना एक यूज है। व्हाइट बोर्ड का यूज है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस पेपर का यूज है कि मैं इस पे लिख रहा हूं, तो हर चीज का अपना एक यूज है। उनके अकॉर्डिंग बाकी चीजों की तरह मनी भी एक चीज है, बस मनी भी एक कमोडिटी है। और जैसे हर चीज का अपना एक यूज है, तो इसका भी अपना एक यूज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसका यूज ये है कि इससे आप चीजों का एक्सचेंज करते हो। जैसे हम ग्लास में पानी पीते हैं, ग्लास का यूज है पानी पीना, किसी चीज को रखना। तो मनी का सिर्फ और सिर्फ इतना यूज है, इससे चीजें एक्सचेंज होती है, इसको आप बाकी चीजों की तरह चीज मानो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे इसको। इनका कोई मतलब नहीं है मनी से वेल्थ ऑफ नेशन का, इनके लिए वेल्थ ऑफ नेशन क्या है? आउटपुट है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है।
आगे इनकी बहुत सारी बातें गलत सिद्ध हुई, पर ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है जैसा मुझे लगता है। बाकी इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, आप कुछ और सोच रहे हो, कोई कुछ और सोच रहा है, कोई कुछ और सोच रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई हैं। अब तीसरी जो चीज है वो हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी के अंदर हम इनका एक बेसिक आइडिया लेंगे कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो कैसे सोचते हैं, उनका क्या मानना है और किस तरह से उनकी फिलॉसफी है इकोनॉमिक्स को लेके। तो आगे चलते हैं। देखिए एक बात और, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो अभी हम एक ऑफर दे रहे हैं। इस ऑफर में हम आपको एमएससी 102 यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स कराएंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक लेक्चर 1 घंटे का होगा, 1 आवर का होगा। और फिलहाल जो प्राइस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो है सिर्फ 500 रुपीज, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्रिएट ये होता है कि सर क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे। कंप्लीट लेक्चर्स के अंदर का मतलब ये नहीं कि मैं एग्जैक्ट पूरी बुक आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए बुक जब लिखी जाती है तो ये मान के लिखा जाता है कि आप उसको खुद पढ़ोगे, कोई टीचर तो पढ़ा नहीं रहा बुक को, ना ही बुक बोलती है, तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन होता है किसी चीज का जो कि जरूरी नहीं है, और जो जरूरी चीज होती है उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा होता है। तो आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा जिसमें अननेसेसरी टॉपिक को हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, उनको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। सारे लेक्चर्स 1-1 घंटे के होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है नोट्स की। देखिए अगर आप नोट्स भी चाहते हो तो नोट्स में भी देखिए ये होगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरी की पूरी बुक को छाप दूं, फिर तो बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे। नोट्स का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके नोट्स बनाएंगे। उस इंपॉर्टेंट चीज में भी क्या है, जो कुछ चीजें हैं जो इग्नू की बुक में बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से लिखी गई है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, उससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में कर ही नहीं पाऊंगा, कोशिश करने के बाद ये कोई भी नहीं कर पाएगा, तो उनके तो नोट्स बनाने का कोई मतलब है नहीं। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग आपको उन चीजों के नोट्स तो नहीं देंगे, वो मैं बता दूंगा कि ये चीज आप आपकी बुक से पढ़ लो। लेकिन जो चीज कॉम्प्लिकेटिव है, इनसिस्टमैटिक तरीके से लिखी गई है, कोई चीजें मान लीजिए है तो सिंपल सिंपल तरीके से लिखिए, बस इनसिस्टमैटिक है तो उसको पढ़ने से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, समझ में सब कुछ आ गया पर बहुत सारी चीजें एक ही पैराग्राफ में बता दी, तो मैं उसको कैटेगराइज करूंगा, सिस्टमैटिक करूंगा, वो नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो 500 रुपीज में आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप इसमें नोट्स भी चाहते हो तो आपको 200 रुपीज और देने पड़ेंगे। तो 500 रुपीज सिर्फ वीडियो के लिए है, वीडियोज के लिए, ठीक है। और प्लस 200 रुपीज अगर आप देते हो यानी टोटल 700 रुपीज देते हो, तो हम आपको इसमें वीडियो प्लस नोट्स दोनों चीजें देंगे। आप हमारे एंड्रॉइड ऐप eco.com पे जाओगे तो आपको 2 तरह के कोर्स मिलेंगे, एक में 500 प्राइस होगा, एक में 700 होगा। 5 में सिर्फ वीडियो लेक्चर्स होंगे और 700 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको नोट्स भी मिलेंगे। एक और चीज, इस कोर्स को परचेज करने के लिए इग्नू के आईडी कार्ड की एलिजिबिलिटी जरूरी है, तो अगर आपके पास इग्नू का आईडी कार्ड नहीं है तो हम ये कोर्स आपको सेल नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस कोर्स को परचेज करने से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर, परचेज करने से पहले नहीं, परचेज करने के बाद भी दे सकते हो। परचेज तो आपको कहां से करना है, हमारे एंड्रॉइड ऐप eco.com पे जाना है, वहां पे कोर्स मिलेगा, परचेज कर लेना।
परचेज करने के बाद ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपने आईडी कार्ड का फोटो आप भेज दीजिएगा, नहीं तो 1 या 2 दिन के बाद वो बैच प्राइवेट हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। दूसरी बात ये है कि क्लासेस लाइव होगी या रिकॉर्डेड होगी, तो क्लासेस लाइव भी होगी, रिकॉर्डेड भी होगी। जो लाइव ले सकता है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर ले, जिसको रिकॉर्डेड चाहिए तो वो ऐप पर जाके ही देख सकता है। मान लीजिए हम जॉब करने हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स की। तो देखिए कुल मिला के हमें ना 7 फीचर्स यहाँ पर पढ़ने हैं इस टॉपिक के। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, फर्स्ट। सेकंड है लेजिज फेयर। थर्ड है इनविजिबल हैंड्स, एंड फोर्थ है कॉन्टिन्यूअस मार्केट क्लियरिंग, और फिफ्थ है परफेक्ट कंपटीशन, एंड सिक्स्थ है सेज लॉ ऑफ मार्केट, एंड सेवेंथ है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। देखिए अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आप बुक नहीं भी खोलोगे और एग्जाम में वो टॉपिक आए तो डेफिनेटली आप लिख दोगे। अब जो क्लासिकल थ्योरी है इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो 7 फीचर्स हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। और इस लेक्चर को सुनने के बाद बुक बिना पढ़े भी आप इस टॉपिक को एग्जाम में आसानी से लिख दोगे। बाकी देखिए पढ़ना पड़ेगा तो, क्योंकि ये टॉपिक ना बुक में भी बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है, तो मैंने जो हमारे नोट्स हैं उसमें इस टॉपिक को डाला नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक, ये सारे फीचर्स आपको बुक से ही पढ़ने। अब एक एक करके समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इशू क्या है? तो देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ना, बेसिकली इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी नहीं। इनका जो कंसर्न था वो छोटी छोटी चीजें थी, माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न थे। इनका कंसर्न ये था कि एक जो फैमिली होती है, एक जो हाउस होल्ड होता है, वो अपनी सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी को मैक्सिमम करने में लगा हुआ है, इनका ये कंसर्न है। इनका कहना है कि कोई फर्म है या फिर कोई कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने में लगी हुई है। और जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट 3 तरह की होती है, कमोडिटी मार्केट, लेबर मार्केट एंड मनी मार्केट। 3 तरह की मार्केट होती है। कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, किसी चीज को बेकार खरीदा जाता है, जैसे कि मैं मार्कर खरीद के ला रहा हूं, तो कमोडिटी मार्केट का पार्ट है। यहां से एक हमें इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ? ये जो मैंने मार्कर परचेज करा है, ये 25 रुपीज का परचेज करा है, ठीक है। ये कैसे डिसाइड हुआ कि मार्कर 25 का आया है? वो डिमांड सप्लाई से हुआ। कैसे हुआ उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं। इसी तरह से जो लेबर मार्केट होती है, इसमें इक्विलिब्रियम वेज डिटरमाइन होता है। ये कैसे डिसाइड होता है कि पर मंथ सैलरी क्या होगी, ठीक है, कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए लेबर मार्केट होती है। तो लेबर मार्केट में वेज डिसाइड होती है, मनी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। देखिए मुझे, अगर मैं किसी चीज को बना के बेचता हूं, मान लीजिए मार्कर को बना के बेचता हूं, तो कमोडिटी मार्केट है। मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, मैं जॉब सर्च कर रहा हूं, तो मैं किसी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं अपने लेबर की सप्लाई कर रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं? लेबर की सप्लाई कर रहा हूं। ये किसका पार्ट हो गया? लेबर मार्केट का। इसके बाद कभी कभी पैसे की जरूरत होती है। अभी जैसे हमारा ये जो ऑफिस है, ये रेंटेड ऑफिस है। फ्यूचर में हमारा प्लान है, अभी जैसे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा फ्यूचर प्लान है कि हम थोड़े रिसोर्सेज कलेक्ट होने के बाद डिजिटल व्हाइट बोर्ड लेंगे।
अब डिजिटल व्हाइट बोर्ड की कंडीशन है कि उसको हम रेंटेड जगह पे नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए जगह अपनी होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है, रूम रूम को साउंड प्रूफ बनाना पड़ता है, सीलिंग लाइट होती है, बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ता है। अब रेंटेड जगह पे हम पूरा उसका सेटअप, पूरा जो फ्लैट बना हुआ है उसको तोड़ ताड़ थोड़ी देंगे अपने हिसाब से, पॉसिबल नहीं है। तो इन फ्यूचर मान लीजिए मैं एक फ्लैट लेता हूं, क्योंकि हमें डिजिटल व्हाइट बोर्ड भी लगाना है, तो मैं लोन लेता हूं, मुझे लोन लेना है। अब जब मैं लोन लेने जाऊंगा बैंक में, तो मैंने क्या करी, मनी की डिमांड करी, ठीक है, मैंने मनी की डिमांड करी। अब बैंक में बहुत सारे लोगों का पैसा जमा है, जिनके पास फालतू पैसा था, उन्होंने मनी की सप्लाई करी, तो बैंक मुझसे क्या देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। वो कैसे डिटरमाइन होगा, वो मनी मार्केट में डिटरमाइन होगा। तो जहां मनी की डिमांड हो रही है, मनी की सप्लाई हो रही है, वो मनी मार्केट है। बैंकिंग सिस्टम मनी मार्केट का एक पार्ट है, ठीक है। बाकी डिटेल में इसका एक आपका अलग सब्जेक्ट है, उसमें आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा कि आप इसको चूज करोगे या नहीं, वो 4th सेमेस्टर में, ठीक है। तो इनका जो कंसर्न था ना माइक्रो इकोनॉमिक्स इशू का था, ये छोटी छोटी बातों पे डिस्कस कर रहे थे, इनका मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं था। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, लेजिज फेयर के बारे में पढ़ते हैं। लेजिज फेयर क्या होता है? तो देखिए, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, जैसा मैंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में इनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी नहीं, और इनका जो सोचने का कंसर्न था, टारगेट था, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में गए भी नहीं, वहां तक ही सोच नहीं पाए। तो इनका मानना ये था कि मार्केट में ना, जो मार्केट होती है, जैसे मार्केट कितने का बिकेगा, गेहूं कितने रुपए किलो बिकेगा, मीन्स वीट का जो प्राइस होगा क्या होगा, राइस चावल का प्राइस क्या होगा, इस बारे में इन्होंने कुछ माना कि गवर्नमेंट को इसमें कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। कोई कितने की चीज बेच रहा है, बेचने दो, वेज रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, गवर्नमेंट इसमें फालतू का इंटरफेयर करे ही ना, कुछ लेना देना नहीं है गवर्नमेंट को इन चीजों से। इनका मानना यह था कि गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ 3 काम होते हैं। एक काम तो गवर्नमेंट का होता है कि वो डिफेंस को देखे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन यानी लॉ एंड ऑर्डर को देखे, इसके बाद कुछ पब्लिक वर्क को देखे, जैसे एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों को देखिए गवर्नमेंट। बाकी मार्केट में कौन कितने का क्या बिक रहा है, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात गलत है। अगर ऐसा होगा तो एक गरीब आदमी जो गेहूं को मार्केट में 40 रुपए किलो नहीं खरीद पा रहा है, वो क्या करेगा, वो कैसे अपने घर का पेट भरेगा? इसलिए गवर्नमेंट की वहां जरूरत है। इसीलिए ही तो गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप, जिनको हम हिंदी में राशन की दुकान कहते हैं, वहां पे कम प्राइस में चीजें प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। लोगों को खाने की चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो इनका ये मानना कि गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ 3 काम में, ये बात ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को कोई भी चीज अगर अननेसेसरी महंगी बिक रही है, वहां पे इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। गरीब आदमी के लिए जरूरत की चीजें ही बहुत महंगी हो जाएंगी, वो खरीद ही नहीं पाएगा उनको। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो ये लोग गलत है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, ये जो लेजिज फेयर का कंसेप्ट है, ये भी आप समझ लीजिएगा। ये जो फीचर दिया था, ये एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहता है। मेरे अकॉर्डिंग हमारे लिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे कौटिल्य, यानी कि चाणक्य, क्योंकि उनके समय में हमारी जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी से बहुत ज्यादा थी। जब से हमें वेस्टर्न हमारा जो अपना एजुकेशन सिस्टम था, हमारी अपनी फिलॉसफी थी, उसको खत्म कर दिया है, उसके बाद ही हमारी हालत हुई है। नहीं तो हम बहुत एक अच्छी पावरफुल इकोनॉमी थे एक समय में, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। देखो, हम ये जो चीजें पढ़ते हैं ना, जो भी आज की डेट में आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ये सारी ना वेस्टर्न फिलॉसफी पे डिपेंड है। वेस्टर्न फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड है, पैसा पैसा पैसा। वहां एथिक्स के लिए कोई जगह नहीं। क्या इकोनॉमिक्स में कभी भी आपने कोई एथिकल चीज पढ़ी? कभी नहीं पढ़ा। क्या आपने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही मोटिव नहीं बनाना चाहिए, समाज के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए? हम नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाया नहीं जाता है हमें इसको। उसके लिए एक अलग एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है,
बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी समझाई जानी चाहिए ना बात, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी समझानी चाहिए, हर जगह समझानी चाहिए। कंज्यूमर पे एक ही फोकस है, मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम यूटिलिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा खाते जाओ, खा के बीमार हो जाओ, इतने सारे कपड़े खरीद लो, फिर उसको पहनने का ही पता ही नहीं है कि कब किसका नंबर आएगा, कब किसका नंबर नहीं आएगा। 10 कारें खरीद लो, एक कार में आप जाते हो, 9 कारें फालतू पड़ी हुई हैं। 20 घर बना लो, एक घर में आप रहते हो, 19 घर से इनकम आ रही है रेंटेड, और उसका कोई यूज नहीं है, इकट्ठा करते जाओ करते जाओ। तो ये है वेस्टर्न फिलॉसफी। तो वो सारी फिलॉसफी क्यों है, क्योंकि उनका कंसर्न अलग है, हमारी इस तरह की फिलॉसफी नहीं थी। अब उसी एजुकेशन को लेते 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 हमारी भी फिलॉसफी कुछ इस तरह की ही हो गई है। बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक ही बात समझाई जाती है, आपको कुछ नहीं करना, आपका सिर्फ लाइफ का एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, ज्यादा से ज्यादा घर गाड़ी बंगला ये सारी चीजें बनाना। तो एडम स्मिथ ने ये कहा कि भाई क्या कितने का बिक रहा है, तुम मत पढ़ो उस चीज में, तुम बस इन 3 चीजों पे ध्यान दो, बाकी चीज से तुम्हें कोई लेना देना है नहीं। इसके बाद अगली बात करते हैं इनविजिबल हैंड्स की। तो इनविजिबल हैंड में का जो इनका फिलॉसफी है, इनकी जो फीचर है वो क्या कहता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। इनविजिबल हैंड को भी एडम स्मिथ ने ही इंट्रोड्यूस करा था। ये बड़ी सेल्फिशनेस से भरी हुई फिलॉसफी है, बहुत ही ज्यादा, जिसको हम लोग कहते हैं स्वार्थी फिलॉसफी, ये वो है। इनका कहना है कि भाई हर आदमी को सरकार खाली छोड़ दे, फ्री छोड़ दे। एवरी पर्सन इज टेकिंग डिसीजन इन हर ऑन इंटरेस्ट। इनका कहना है सब लोगों को खाली छोड़ो, हर आदमी अपने अपने इंटरेस्ट में काम करेगा, अपने अपने फायदे की बात सोचेगा, और जब हर आदमी अपने अपने फायदे की बात सोचेगा तो इकोनॉमी सही तरीके से चलती रहेगी। इकोनॉमी में किसी तरह का कभी कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, कभी कोई रिसेशन नहीं आएगा, कभी कोई पॉवर्टी नहीं आएगी, सब कुछ आइडल सिचुएशन में चलता रहेगा। इनका मानना तो ये है। आप इसको जरा सोच के देखिए, अगर सारी लोगों को हम बिल्कुल ही खुला छोड़ दे, सब अपने इंटरेस्ट में काम करो, क्या होगा? गवर्नमेंट कोई फालतू की इंटरफेयर करेगा तो बहुत सारी चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी जो आम आदमी के लिए जरूरी है, वन को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह कि इनकी ये थ्योरी कंप्लीटली फेल हो गई है। कैसे फेल हो गई? क्योंकि जब हर आदमी अपने अपने इंटरेस्ट में काम करेगा तो एक आदमी के इंटरेस्ट दूसरे आदमी के इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट होंगे, डिस्प्यूट क्रिएट होंगे। इस बात को सोच ही नहीं पाए, वहां तक इनकी जो फिलॉसफी थी उसको डिटेल में जा ही नहीं पाए। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे आप बुक पढ़ोगे तो बुक में बहुत सारी फालतू की चीजें होती हैं, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन होता है जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, बट कुछ ऐसी चीज होती है जो बहुत जरूरी है, जिसको किसी भी हाल में हमें छोड़ना नहीं चाहिए, जो ऑन टिप्स होनी चाहिए। वो होता है किसी भी थ्योरी का क्रिटिसिज्म। क्योंकि अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, जैसे हम बात करें शेडिंग के फीचर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी, तो मेरे पास ना काफी बुक्स हैं, सभी टीचर्स के पास काफी बुक्स होती हैं, और ये टॉपिक बहुत सारी बुक्स में पढ़ दिया जाता है। 12th में थोड़ा सा पढ़ देते हैं इसको, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ देते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमें हमारा जो सिलेबस है वो आपकी बुक के इर्द गिर्द रहना चाहिए। तो मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, आपका जो सिलेबस है उसको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ के स्क्रीनिंग करके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए जब आप ये जो पैराग्राफ पढ़ोगे आपकी इग्नू की बुक से, तो लास्ट की आपको 3-4 लाइनें देखनी है। लास्ट की 3 लाइनें देखना आप, बस 3-4 लाइनें, तो आपको पता ही चलेगा। उसमें इसका क्रिटिसाइज करा गया है फेल। क्रिटिसिज्म एग्जाम में जरूर लिख के आना, नंबर मिलेंगे। ठीक, फेल क्यों हो गई? फेल इसीलिए होगी जब हर आदमी अपने अपने इंटरेस्ट में काम करेगा तो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। एक आदमी के इंटरेस्ट दूसरे आदमी के इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये थ्योरी हो गई यहाँ पर फेल। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट के इंटरफेयर की हर चीज में जरूरत है, इसीलिए तो केन्स की थ्योरी फिर आगे वैल्यूएबल हो गई थी। इसके बाद है कॉन्टिन्यूअस मार्केट क्लियरिंग। अब इतनी फालतू बात है, ये इतनी फालतू बात है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इनका क्या मानना था? इनका ये मानना था, जैसे मैंने अभी बताया 3 तरह की मार्केट होती है, ठीक। एक आपकी कमोडिटी मार्केट,
एक आपकी लेबर मार्केट और एक आपकी मनी मार्केट। मैंने ये बताया, इनका ये कहना है कि इस मार्केट में आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल है, इस मार्केट में भी लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई इक्वल है, इस मार्केट में मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इक्वल है। ऐसा क्या कभी होता है कि हर चीज की डिमांड और सप्लाई इक्वल हो? ये मान के चल रहे हैं कि भैया मार्केट ना हमेशा कॉन्टिन्यूसली क्लियर होगा, यानी कि हमेशा डिमांड सप्लाई बराबर होगी। आप कभी चले जाओ किसी भी मार्केट में, शाम को सब्जी मंडी में चले जाना, बहुत सारे लोग ये सब्जी बिना बिकी रह जाती है, यानी डिमांड नहीं हो पाती, सप्लाई अगले दिन लेके आते हैं, कुछ बिकती है कुछ रह जाती है, कई बार सड़ जाता है सामान। आप कभी अभी गारमेंट शॉप में जाओ, अभी इस सीजन में मार्च चल रहा है, तो क्या उनका विंटर का सारा स्टॉक बिक गया होगा? नहीं बिका होगा, बहुत सारे स्वेटर्स नहीं बिके होंगे। जितने एसी बनते हैं क्या वो गर्मी के सारे सीजन में बिक जाते हैं? नहीं बिकते हैं, कई बार कम भी पड़ जाते हैं, डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो ये जो सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है, ये मान के चल रहे हैं, बिल्कुल ही यूजलेस बात है ये। देखिए मार्केट में कभी डिमांड और सप्लाई, डिमांड ज्यादा होती है, कभी सप्लाई ज्यादा होती है, पर इनका मानना क्या है? इनका मानना यह है कि अगर डिमांड ज्यादा हो गई सप्लाई से, वो अपने आप ही ठीक होगी। भाई अपने आप ठीक नहीं होती है, गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। हमने कई बार देखा है प्याज 200 रुपए किलो हो जाती है, तो गवर्नमेंट की गाड़ी आती है उसको बेचने के लिए, 200 रुपए किलो का प्याज थोड़ी खरीदेगा उसको, हमेशा नहीं आती है गवर्नमेंट की गाड़ी। लेकिन जब 200 रुपए का प्राइस लंबे समय तक रहता है, तो हमने देखा है कि राशन की दुकान पे प्याजें भी मिलती हैं, गवर्नमेंट की गाड़ी भी आई थी, जगह जगह खड़ी हो जाती है, गौर सस्ते प्राइस में प्याज देती है। तो भाई ऐसा नहीं है कि अपने आप चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी, चीजें ठीक करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं? इनका मानना ये है कि मान लो किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा तो दो चीजें होंगी, देखो, एक प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी तो दोबारा इक्वल हो जाएंगे। दूसरा ये कह रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो इसका बेनिफिट बिजनेसमैन को मिलता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो बिजनेसमैन को, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा, तो ये जो सप्लाई कम है ये सप्लाई बढ़ जाएगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इनका मानना है कि कुछ चीज ज्यादा हो कम हो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। लेबर मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर लेबर मार्केट में डिमांड सप्लाई हमेशा इक्वल है तो फिर बेरोजगारी क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, गवर्नमेंट को क्यों इंटरफेयर करना पड़ता है? तो ऑटोमेटिक होता नहीं है। इनका मानना था कॉन्टिन्यूअस मार्केट क्लियर रहेगी, हर चीज की डिमांड सप्लाई इक्वल रहेगी, कभी भी डिमांड सप्लाई अगर इक्वल नहीं है तो वो ऑटोमेटिक ही अपने आप ठीक हो जाएंगी। और इन सब फालतू बातों की वजह से ही बाद में 1930 में केन्स की थ्योरी आई, जिसने इनकी इन सारी बातों को गलत सिद्ध कर दिया। और आज रिजल्ट ये है कि पूरी आप जितने भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उसमें उसका जो हम बेस लेके चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो उसकी जितनी भी मॉडलिंग होती है वो केन्स की थ्योरी पे ही होती है। इसके बाद हम आते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पे। तो इसमें क्या है परफेक्ट कंपटीशन में? देखिए अगर आप इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको पता है मार्केट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। तो इनका मानना यह है कि मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, लेबर मार्केट, सभी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन के सिचुएशन में काम करती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है वो भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। यहां मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसा इन्होंने माना है कि सारी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में काम कर रही है, ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जैसी कोई मार्केट है ही नहीं। जैसे हम बचपन से सुनते हैं ना, भूत भूत भूत, सुनते सबसे हैं, देखा कभी नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। बिल्कुल इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बहुत सारी जगह पढ़ते हैं, देखी किसी ने नहीं आज तक, है ही नहीं, तो देखेगा कहां से? हाँ, कुछ ऐसी मार्केट हैं जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कुछ क्लोज फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करती हैं, बट एग्जैक्ट परफेक्ट कंपटीशन जैसी मार्केट अभी तक तो कोई नहीं है। भविष्य में क्या होगा तो भविष्य के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, अभी तक
नहीं है। तो उनका ये जो फीचर है कि सारी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में, वो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आता है सेज का लो। ये बिल्कुल ही फालतू बात है, बिल्कुल यूजलेस बात है। सेज का जो लो है, ये बाबूजी क्या कहते हैं, इनका कहना ये है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इनका कहना यह है कि आप किसी भी चीज को मार्केट में बना लो, प्रोड्यूस कर दो, उसके सप्लाई कर दो, डिमांड अपने आप हो जाएगी, यानी वो अपने आप बिक जाएगा। अब ऐसा कभी होता है क्या? अगर ऐसा होता तो इतने सारे लोग पढ़ने लिखने के बाद बाहर अप्लाई करते हैं, यहाँ रिज्यूम दो, वहां रिज्यूम दो, इस वेबसाइट पर रिज्यूम डालो, उस वेबसाइट पर रिज्यूम डालो, लेबर की सप्लाई कर तो रहे, पर डिमांड कहाँ हो रही है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंपनियां खुलती हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, बिकता नहीं है, कहाँ है डिमांड? तो ये बात ऐसे नहीं। इनका कहना है कि भाई नहीं बिक रहा ना, प्राइस कम कर दो, बिक जाएगा। अरे प्राइस कम कितना करेगा, कोई घाटे में थोड़ी बेच लेगा। और बहुत बार तो ऐसा होता है प्राइस कम करने के बाद भी चीजें नहीं बिकती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं मार्केट में गया था, तो यहाँ दिल्ली में जो संतरे का एवरेज रेट होता है वो 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक होता है। क्वालिटी पे डिपेंड करता है, सीजन पे भी डिपेंड करता है। अब इस टाइम जो संतरे का प्राइस चल रहा है फिलहाल 50 से 70 रुपए के बीच में चल रहा है। एक आदमी कुछ दिन पहले मैंने देखा था 40 रुपए किलो संतरा बेच रहा था, जबकि हमारा जहां पे भी मैं रहता हूँ 40 रुपए किलो संतरे का प्राइस पिछले कई साल से मैंने देखा नहीं है, फिर भी उसका सारा संतरा नहीं बिक रहा। ऐसा नहीं है कि आप प्राइस कम कर दोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसका प्राइस 5000 रुपीज है। कुछ टाइम के लिए हम एक ऑफर निकाला था, एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे कि यार चलो कम करके देखते हैं, 1000 रुपीज कर दिया। खरीदा फिर भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं, जिसको खरीदना था खरीदा था। तो फिर हमने कांडा मारा कि ये एक्सपेरिमेंट हम दोबारा नहीं करेंगे, जो 5000 है वो 5000 ही रहेगा। उसके बाद हमने कम नहीं करा प्राइस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सप्लाई होगी तो डिमांड होगी, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता ना तो हर आदमी बिजनेसमैन बन जाता, बना देता। अरे भाई चीज बनाना तो बहुत आसान है, सप्लाई करना तो बहुत ही आसान है, उसको बेचना ही तो मुश्किल काम है। अगर सप्लाई की डिमांड अपने आप क्रिएट होती तो इतना जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, छोटी छोटी बिस्कुट के लिए शाहरुख खान ऐड कर रहा है, ये प्रमोशन पे इतना पैसा खर्च करना ही क्यों होता? अपने आप नहीं होती ये डिमांड, ठीक है। तो ये सेज की जो बात है बिल्कुल मेरे हिसाब से यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट फीचर, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। ये क्या कहती है इसको समझ लेते हैं। देखिए ये बात इनकी कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक नहीं है ना। इनका कहना यह है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी में ये मनी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इनके अकॉर्डिंग मनी इज जस्ट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इनका कहना यह है कि अगर आप मनी की सप्लाई को बढ़ाओ या फिर आप मनी की सप्लाई को घटाओ, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या मानना है इनका? इनका मानना यह है कि मनी की डिमांड, सॉरी मनी की सप्लाई में चेंज करके आप इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकते। गलत बात है इनकी ये बिल्कुल। मनी की सप्लाई को चेंज करके आरबीआई कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को चेंज कर पाता है, इट इज पॉसिबल। और ऐसा होता है, दुनिया के हर देश का सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को चेंज करके इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है। इनका मानना यह था कि मनी तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे इंपैक्ट डाल नहीं सकती है, दो चीजें डालती हैं। एक तो आप अपना आउटपुट बढ़ाओ, तो ये बात इनकी ठीक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आउटपुट बढ़ने से होती है। अल्टीमेटली जो फाइनल बात है वो तो यही है कि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको अपना आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये कहते हैं कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करो, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके और आउटपुट बढ़ा के होगी। बट ये बात गलत है कि मनी सप्लाई से इफेक्ट नहीं पड़ता है। मनी सप्लाई से इफेक्ट पड़ता है। अगर मनी सप्लाई से इफेक्ट नहीं पड़ता तो आरबीआई के प्रीएम्बल में मॉनेटरी पॉलिसी होती ही नहीं, वो है ही इसलिए। ये टॉपिक हमारा हो गया है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इसमें हम इतना ही पढ़ना था।
वो है टॉपिक नंबर 1.4। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल थ्योरी। तो आप यहां तक नोट डाउन करिए।